very good morning all of you. Very good morning, very good morning. जय श्री कृष्णा, राधे राधे. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. कैसे हैं बच्चों, क्या हाल? बिल्कुल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. चलिए पढ़ाई चालू करें. ऑडियो वीडियो स्लाइड सब सही हो तो ओके टाइप करिए. यस यस, ऑडियो वीडियो स्लाइड, वॉइस क्लियरिटी, वीडियो क्लियरिटी, स्लाइड सब ओके, सब ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बढ़े आगे. चलो, तो कल वाली बात एक बार मैं अच्छे से रिव्यू कर देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं आए और फिर हम उस पर क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे. ठीक है. तो बच्चों, कल हमने एपरेंट डेप्थ के बारे में बात करी और मैंने आपको सिखाया कि जब भी प्लेन सरफेस होता है और पानी भरा हुआ है, नीचे आपका कॉइन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और आप ऊपर इसको एयर से देख रहे हैं, इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो है डी. इसकी एक्चुअल डेप्थ है डी. अन्नू कुमारी कह रहे हैं सर कल वाले क्लास का रिकॉर्डिंग में ओनली वॉइस आ रहा था. कोई बात नहीं अन्नू कुमारी, आज मैं कल वाली बातें सारी वापस समझा दूंगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अन्नू कुमारी. गौरव शर्मा, कोई समस्या नहीं है, सारी बातें फिर से क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नया इतिहास रचेंगे. और ऑप्टिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन सही करने ही हैं. सही है. चलिए, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि बच्चों, इसमें आपसे 3 बातें पूछी जाती हैं. एक्चुअल डेप्थ अगर आपसे कोई पूछे तो डी है कॉइन. कोई आपसे एपरेंट डेप्थ पूछे तो वो डी बाई म्यू है. और शिफ्ट अगर पूछूं, अच्छा मैंने आपको ये भी सिखाया था, जिस तरफ कॉइन होगा इमेज भी उसी तरफ बनेगी. और सारी दूरियां हमेशा कहां से नापी जाती हैं? सरफेस से. तो ये डी बाई म्यू है, ये डी एपरेंट है. तो आपसे शिफ्ट पूछे कि भाई कितना ऊपर उठा हुआ आपको कॉइन दिखाई दे रहा है, शिफ्ट जिसे बोलते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा? एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. आप चाहें तो याद कर लें, नहीं तो बेसिक होता है, एक्चुअल में से एपरेंट घटा दीजिए तो आपको शिफ्ट मिल जाएगा. पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद करें. मुझे कोई समस्या नहीं है कि आप इसको याद नहीं करें, पर याद करते समय इस बात का ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब चीजें आपके फेवरेबल हों. ऑब्जर्वर आपके एयर में होना चाहिए. हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं. पर अगर दूसरी तरफ मीडियम हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. हाँ, उसको आप अपनी समझदारी से सही कर सकते हैं. जैसे बेसिक जो जानते हैं वो कभी फेल नहीं होते. जैसे अगर मैं कुछ ऐसा सेटअप बनाऊं कि यहाँ म्यू आई है, यहाँ म्यू आर है, और जो कॉन्सेप्ट जानेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे, वो कभी फेल नहीं हो सकते. ये आपका कॉइन है, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है,
बट ऑब्वियस है आप दूसरे यहां से देख रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई एपरेंट डेप्थ क्या होगी, तो फिर अब रटा रटायन मत लगाइए। अब अपने पास बेसिक फॉर्मूला μ2/μ1 बराबर v/v, इसको यूज करना सीखिए। क्योंकि ये वाली शॉर्ट ट्रिक तभी लग सकती है बच्चों, जब जब एक तरफ एयर हो। यहां तो एक तरफ नहीं है, तो क्या करें, बेसिक फॉर्मूला लगाएं। म्यू टू का नाम बोल, मैं पिछले 4 से 5 दिन से आपको म्यू टू का नाम सिखा रहा हूं, और याद रखिए म्यू टू का मतलब होता है रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाए वो म्यू टू है। और ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस को, मैंने इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट और इमेज का नाम नहीं लिया। कई बच्चे सोचते हैं इमेज जहां है वो म्यू टू है, ऑब्जेक्ट जहां है वो म्यू1 है, कहीं इसका नाम नहीं ले रहा हूं। सिर्फ म्यू टू में एक ही स्टाइल याद रखिए, रिफ्रैक्शन होने के बाद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, म्यू टू का एक ही नाम है, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू2 होगा। बोलिए सही है क्या? सही है। तो अब बताइए म्यू2 यहाँ कौन होगा? म्यू आर। जब एक पता चल गया तो बचा हुआ वही होगा। वी पता नहीं, यू ऑब्जेक्ट की दूरी डी, तो वी निकल के आएगा डी μr/μi। ये तरीका है अगर दोनों तरफ मीडियम आ जाए। रटने की जरूरत नहीं है, काय को रटें, बेसिक फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद है तो काम चल जाए। अब सर हमने पढ़ा हुआ है सर, कुछ सर ऐसा भी करते थे सर, वो भी समझा दो, लो समझ लो। अब इसमें जुगाड़ क्या करते हैं, दोनों तरफ μr से डिवाइड कर दीजिए साहब, दोनों तरफ μr से डिवाइड कर दो। और अगर आपने दोनों तरफ μr से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा बताइए? ऊपर बन जाएगा एयर। और अगर ऊपर एयर बन गया तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू, और म्यू है μi/μr, तो डी एपरेंट आ जाएगा डी μr/μi। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है, फॉर्मूले की आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो हाँ, सबसे ज्यादा यही फेवरेबल है, आप इसको ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल है, सबसे ज्यादा फेवरेबल यही है। 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। ऑब्जर्वर आपका एयर में है, कॉइन आपका पानी में डूबा हुआ है, शिफ्ट इतनी है, डेप्थ ये है, अपरेंट डेप्थ ये है, मैक्सिमम सवाल यहीं से सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलो, फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2 लिक्विड भरे हुए हो, 3 लिक्विड भरे हो, तो भी कोई परेशानी नहीं है। एक लिक्विड आपने यहां भर दिया D1 डेप्थ का, एक और भर दिया,
यहाँ कॉइन है या कोई निशान है जिसको आप देखना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ माइक्रोस्कोप रख देते हैं, ऑब्जर्वर है। तो सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए एक्चुअल डेप्थ क्या होगी। अगर मैं आपसे एक्चुअल डेप्थ पूछूं तो ये d1 प्लस d2। एपरेंट डेप्थ आपको पता है d1 बाई म्यू होता है, तो पहला d1 बाई म्यू तो, और आपसे कोई शिफ्ट पूछे तो ज्यादा बेहतर है आप ऐसा याद रखें, शिफ्ट होता है एक्चुअल माइनस एपरेंट, ये ज्यादा बेहतर है। पूरा बड़ा फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि आपको ये याद होना चाहिए शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? देख लीजिए, डंडना डंडन है क्या? फटाफट साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे ना, तो उससे क्या अपन को बढ़िया रहता है कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें माइक्रोस्कोप वाले सवाल आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। क्या कह रहा है, एक माइक्रोस्कोप है, उससे आप किसी एक निशान को देख रहे थे भैया, अभी कुछ भी नहीं था, आपको माइक्रोस्कोप वहीं फोकस करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, इस निशान और माइक्रोस्कोप के बीच में एक आपने स्लैब पुट कर दी, एक स्लैब पुट कर दी जिसका म्यू कितना है 1.5, 1.5 स्लैब पुट कर दी, और इसकी जो थिकनेस है वो है 3। ये आपने एक स्लैब रखा। अब आप पहले सवाल को कंसेप्चुअली समझिए, सवाल को कंसेप्चुअली समझिए। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो अब मजे की बात है, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। तो आपसे पूछा गया है हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट द मार्क इन फोकस। अगेन अब पहले सवाल को आप फील समझिए, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तो आप कर ही लेंगे, पर पहले आप फील समझिए हो क्या रहा है। होना समझना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ पहले बेसिक समझिए। जैसे मुझे कभी भी पानी के टैंक में रखा गया कॉइन जो उसके बॉटम पे था वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं एयर में खड़ा हूं और जो कॉइन है वो पानी में है। तो जो रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद, बेंड होने के बाद मेरी आंखों में जाएंगी, तो मुझे कभी भी एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती। अगर आप इस बात को और रियली समझें कि सर अगर मैं उस टंकी के अंदर रखे कॉइन को देखना चाहूं और मैं खुद पानी में उतर जाऊं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको कॉइन उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ही दिखाई देगा, बॉटम पे। कारण है क्योंकि अब कॉइन भी पानी में है और आपकी आंखें भी पानी में है। अब किसी तरह का रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन, बेंडिंग नहीं होगी और आपको कॉइन वहीं दिखाई देगा। ये बातें आप जितनी बार सुनेंगे उतना आपको फील आता जाएगा कि ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब यही होता है, कॉइन पानी में है और आपकी आंखें एयर में है।
ये बिल्कुल वही बात है जब आप कुछ समय जाके आगे देखेंगे चिड़िया मछली वाले सवाल। चिड़िया हवा में है और मछली पानी में है। चिड़िया ने अपने पूरे लाइफ में कभी मछली को नहीं देखा, उसने हमेशा मछली की इमेज को देखा। क्योंकि चिड़िया एयर में है, मछली पानी में है, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, उसको रेस चिड़िया की आंखों में बैंड होकर आएंगी, तो उसको मछली नहीं मछली की इमेज दिखेगी। इस बात को जरा गौर करिएगा, इस बात को गौर करिएगा। चिड़िया ने कभी मछली को नहीं देखा, उसने हमेशा मछली की इमेज को देखा। और यही बात उल्टी भी हो सकती है। क्या आशीष सर मछली ने चिड़िया को देखा क्या आशीष सर मछली ने चिड़िया को देखा क्या? आंसर है मछली ने भी चिड़िया को कभी नहीं देखा। मछली ने भी कभी चिड़िया को नहीं देखा, मछली ने भी अपने पूरे लाइफ में चिड़िया की इमेज ही देखी। ये बातें प्रश्न हल करने में काम आएंगी बच्चों, प्रश्न हल करने में काम आएंगी। अब उसी तरह से जब आपने उस ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोप के बीच में स्लैब डाल दी तो क्या होगा? अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। और वो इमेज थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो आपको अपना माइक्रोस्कोप थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी तो आप उसकी इमेज की तरफ फोकस कर पाओगे। और इस प्रश्न में बच्चों, इस प्रश्न में उसने आपसे क्या पूछा है? इस प्रश्न में बच्चों उसने पूछा है शिफ्ट बताओ, शिफ्ट। तो आप चाहें तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शिफ्ट होता है d माइनस डी बाई म्यू। सारी फेवरेबल कंडीशन है। माइक्रोस्कोप आपका एयर में है, माइक्रोस्कोप आपका एयर में है, ऑब्जेक्ट आपका मीडियम में डूबा हुआ है, लगा सकते हैं। तो d 1 - 1/μ, तो डी 3 सेंटीमीटर, म्यू 1.5 को 3/2 कर दीजिए, तो 3 - 1/2/3, 1 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है क्या? बता दीजिए। एनी डाउट, एनी डाउट? बढ़े आगे। तो इस तरह के क्वेश्चन माइक्रोस्कोप वाले आपको आने चाहिए, आपको मिलेंगे भी। इसको अच्छे से तैयार, बढ़िया तैयार कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो नीट AIPMT में 2 बार आया, देखिएगा। अ बबल इन ग्लास स्लैब, इसका म्यू 1.5 है, when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then find thickness of slab। बड़ा बढ़िया सवाल है, कभी इसमें कुछ गायब कर देता है, कभी कुछ गायब कर देता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से इसको करिएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, क्योंकि 2 बार आया हुआ है ये एग्जाम में। 2 बार आया हुआ।
देखिए हो क्या रहा है, आप पहले फील ले लीजिए, फील बहुत जरूरी है सवाल। ये ग्लास स्लैब है, लेट आप इसकी थिकनेस टी मान लें। एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, बबल है, बबल कहाँ है किसी को नहीं पता, ये बबल है, लेट ये एक्स पर है, म्यू आपको दे रखा है 1.5, बाहर का एयर। जब आप उसको यहां से देखते हैं, फिर वही बात, फिर वही बात, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। और बताइए बताइए, क्या उसको बबल दिखेगी या बबल की इमेज दिखेगी? क्या उसको बबल दिखेगी या बबल की इमेज दिखेगी? आंसर है उसको बबल की इमेज दिखेगी, खत्म। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, μ2 बाई μ1 v बाई u। आपको कुछ नहीं याद है तो आप बेसिक लगाइए, बेसिक लगाइए, कभी फेल नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट से रे निकली, रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई, बताइए रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई? 1। आई कहाँ से थी? 1.5। वी, वी इमेज उसको कहाँ दिखाई दी? क्योंकि उसको इमेज दिख रही है। ये सेंटेंस बहुत जरूरी है कि आपने कभी जो टैंक के अंदर कॉइन पड़ा है उसको नहीं देखा, आपने हमेशा उसे कॉइन की क्या देखी? इमेज देखी। कहाँ दिखाई दे रही है? 5 पर। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट लेट एक्स दूरी पर है, तो यहां से एक्स आ गया 7.5। ये तो हमसे पूछा ही नहीं था, आ गया गलती से, कोई बात नहीं। अब आप उसको दूसरी तरफ ले जाओ, सेकंड साइड की देखो। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओ, μ2 बाई μ1 बराबर v बाई u, और तरीके से लगाइए। ये बबल से रे निकली, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ गई? एयर में, नीचे 1.5। v कहाँ दिखाई दे रही है उसको? कहाँ दिखाई दे रही है? 2 पर। और ऑब्जेक्ट की दूरी प्यारे, अब बच्चों इस सरफेस से लेंगे, इस सरफेस से लेंगे, और ऑब्जेक्ट की दूरी अब होगी t माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, t माइनस एक्स बराबर 3, t 7.5, 3, तो t आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है क्या? तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल था, ये आपको आना चाहिए। तो आपको हमेशा ये फील आना चाहिए कि आप जब कभी दूसरे मीडियम से देखेंगे तो आपको कभी बबल दिखाई ही नहीं देगा। आपको हमेशा आपको हमेशा बबल की क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। नीट और AIPMT दोनों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आनी चाहिए। बढ़े क्या आगे? कल्प जैन कह रहे हैं मॉड्यूल में डिफरेंट फॉर्मूला गिवन है। बेटा मॉड्यूल में भी यही गिवन है, बस आपको लगानी आनी चाहिए, सब कुछ यही है। आप लगाना सीखो कल्प जैन, वो इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूल से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाना सीखिए, फॉर्मूला लगाना सीखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। आप फिर सीख लीजिए, अटकिए मत, कहीं भी कुछ भी मानिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट मान लें, ऊपर कुछ और मान लें, म्यू अल्फा मान लें, ऊपर म्यू अल्फा मान लीजिए। ऑब्जेक्ट मान लो यहां रख दिया आपने, अब लगाना सीख लीजिए, सीखिए लगाना। फॉर्मूला आप लगाना सीखेंगे तभी तो फील आएगी। आप अलग अलग सिचुएशन में लगा लो, हर जगह वैलिड है। ऑब्जेक्ट को हवा में रख दो, अब ये मान लो म्यू एक्स, ये मान लो, मैं जान के ऊट पटांग नाम दे रहा हूं ताकि आप रटने की इच्छा ही नहीं रखो। ये म्यू एक्स, ये म्यू,
आराम से बिंदास लगाओ, बिंदास। क्या हाँ सर, यहाँ लगाना चाहता हूँ सर, μ2 बाई μ1 बराबर v बाई u। एक रे निकाल लें, ऑब्जेक्ट दे रखा है रियल, एक रे निकाल लें, ये रे निकाली। रिफ्रैक्ट होने के बाद किसमें गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद किसमें गई, म्यू अल्फा। जब एक पता चल गया तो दूसरा तो पता ही होगा, u, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी d। और आपको मैंने ये भी सिखाया है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी तरफ बनेगी, इमेज इसी तरफ बनेगी, नीचे की तरफ। यहां लगाइए बिंदास, देखिए यूज करेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, अरे यहां से निकालिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई। अब आप बताइए, μ2 बाई μ1 v बाई u। μ2 का कंफ्यूजन हटा लीजिए, μ2 के लाइन में आप कभी ये बोल ही नहीं रहे कि ऑब्जेक्ट से आ रही है या इमेज से आ रही है, कि कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ इमेज है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। μ2 में एक ही नाम याद रखिए, μ2 में एक ही नाम याद रखिएगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाए, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाए वो μ2। ठीक है कल्पजन, अब आप लगाओगे तो आपको आ जाएगा μ2 म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स यू एच। आ जाए, इनको रटने की जरूरत नहीं, क्यों रटे, बेसिक आना चाहिए। बिल्कुल, यही कल्पजन सबसे सिंपल वे है, वेरी गुड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। हाँ थैंक यू कल्पजन, सबसे सिंपलेस्ट यही है कल्पजन तरीका। बहुत बढ़िया कल्पजन, बहुत बढ़िया, सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, यही तो सिखाना चाहते हैं, यही बिल्कुल बिल्कुल कल्पजन। सौरभ सुमन, सब में लगेगा ये फॉर्मूला सर, बहुत बढ़िया। गौरव शर्मा आप वाला बढ़िया है। अजय एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। पटेल कृष्ण कुमार बाबू भाई, आपने पूरा चैप्टर ही सिंपल कर दिया है, थैंक यू। आलिया शिवानी, सर फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। हिमांशी, बहुत इजी। चलिए चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, सवाल करिए इस पे, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये चिड़िया मछली वाले सवाल बहुत 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 पॉपुलर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है सर इसमें एक्स की जगह एच होगा, बिल्कुल ठीक। चिड़िया मछली वाले सवाल बहुत पॉपुलर हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये पता लगाइए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अब आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी।
कौन देख रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, अपीयर टू फिश, किसको अपीयर होनी चाहिए, फिश को। तो बच्चों यहां फिश ऑब्जर्वर है, फिश ऑब्जर्वर है, इसका मतलब रेस फिश की आंखों में जानी चाहिए। ऑब्जर्वर को देखने के लिए लाइट उसकी आंखों में जाएगी, और सोचिए आंखों में जाने के लिए रेस कहां से स्टार्ट होगी, रेस कहां से स्टार्ट होगी, फिश से या बर्ड से, बर्ड से, हेंस बर्ड इज ऑब्जेक्ट। ये पता लगाना बच्चों इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप म्यू2 का आइडिया कैसे लेंगे। अगर आपने फिश से रे स्टार्ट कर दी तो म्यू2 अलग हो जाएगा, और बर्ड से स्टार्ट करेंगे तो म्यू2 अलग होगा। तो ये पहचानना जरूरी है ऑब्जर्वर कौन है। तो ये पहला तरीका है, अपीयर टू फिश, फिश को कहां अपीयर होगी, इट मींस फिश इज ऑब्जर्वर, बर्ड इज ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका फिश को देखना है, फिश ने बर्ड को नहीं देखा, फिश ने अपने पूरे जीवन में बर्ड की इमेज को देखा। और बताइए बर्ड की इमेज कौन बना सकता है, बर्ड की इमेज कौन बना सकता है, द आंसर इज बर्ड की इमेज बर्ड खुद बनाएगी, बर्ड की इमेज बर्ड खुद बनाएगी, इसका मीन्स बर्ड इज अ ऑब्जेक्ट। बताइए क्या ये क्लियर है क्या। वापस बोलूं, ठीक है। फिश ने अपने पूरे जीवन में बर्ड को नहीं देखा, बर्ड की इमेज को देखा। मेरी इमेज मिरर में मैं ही बना सकता हूं जब मैं मिरर के सामने जाके खड़ा हूंगा, आप नहीं बना सकते। बर्ड की इमेज बर्ड खुद बना सकती है, बर्ड की इमेज बर्ड खुद बनाएगी अभिषेक पटेल, इसका मतलब बर्ड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता लगाना जरूरी है। दूसरा सिंपलेस्ट वे है, फिश को देखना है, इसका मतलब फिश ऑब्जर्वर है, तो रेस फिश की आंख में जाएगी, फिश की आंख में जाएगी तो स्टार्ट कहां से हुई होगी, ऑब्जेक्ट से, दैट इज बर्ड से। खत्म। अब लगाइए म्यू2 बाई म्यू1 बराबर v बाई यू। म्यू2 रिफ्रैक्शन के बाद कहां गए, 4/3, म्यू1 1। ऑब्जेक्ट कौन है, नहीं तो आप ये u लिखने में गलती कर देंगे, अभी तो चलो दोनों बराबर हैं 36, इसलिए ये पता लगाना जरूरी है ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि रे आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ऑब्जेक्ट बढ़ के सभी सवालों के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, हर प्रोफाइल के लिए अलग फॉर्मूला मत बनाइए, सबसे बेसिक। अभी कुछ किताबों में लिखा रहता है डी बाई म्यू, कुछ में लिखा रहता है म्यू डी। अब आप फंस जाते हो, ये तब लगता है जब जब चिड़िया मछली को देखे, ये तब लगेगा जब मछली चिड़िया को देखे, पर म्यू2 बाई म्यू1 बराबर v बाई यू हमेशा लगेगा, कोई स्पेशल केस नहीं है, ऑलवेज। ये बात समझ में आनी चाहिए, जितना बेसिक करोगे उतना फायदा होगा। ट्रिक से आप एक सवाल सॉल्व कर लोगे, अच्छे सवाल में फंस जाओगे। ठीक है परमानंद, क्या बात क्लियर है क्या, क्या चिड़िया मछली के अलग से कोई फॉर्मूले बनाए, या ज्यादा बेस्ट है एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर लें। और हमेशा u और v, हमेशा u एंड v खुशी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, जिस सरफेस से एक्शन हो रहा है, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी आंसर नहीं आया है, मैं आपको इसकी फील करके दिखाता हूं कि होगा क्या। पता है पानी में कॉइन हो वो तो थोड़ा ऊपर से उठा हुआ दिखाई देता है, परंतु जो चीज हवा में होती है वो और दूर दिखाई देती है। जैसे ये मछली, ये थी आपकी चिड़िया, कितने पे थी बताइए, फील करिए,
ये थी 36 पर, जो कि ऑब्जेक्ट थी। इमेज कहाँ बनी चिड़िया की? ये इमेज चिड़िया की कहाँ बनी? सरफेस से। सरफेस से कितनी दूरी पर? 48 की दूरी पर। मछली कहाँ है? मछली ये रही। ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको फील आए कि हाँ सर ये ऐसा होता है। मछली चिड़िया को नहीं देखेगी, चिड़िया की इमेज को देखेगी। चिड़िया की इमेज सरफेस 48 बन रही है, 48 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। फिश से कितनी डिस्टेंस पर है? क्योंकि फिश ही तो ऑब्जर्वर है। फिश को कितनी दूरी पे दिखाई देगी? फिश को कितनी दूरी? आंसर आएगा 48 प्लस 36। दिस इज द फाइनल। बताइए क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? आप उल्टा भी कर सकते थे। ये तो मैंने मछली ने चिड़िया को देखा है, आप उल्टा भी कर सकते हैं। चिड़िया मछली को कहाँ देखी, वो आप खुद कर सकते हैं। वो आप खुद कर सकते हैं। बढ़ूं क्या आगे? बहुत बेसिक लगाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर हर प्रोफाइल के क्वेश्चन के लिए आप अलग ट्रिक पैदा करेंगे तो मजा नहीं है। प्लेन सरफेस, μ2 by μ1, v by u, that's it. Distance is always measured from the surface. Distance is always measured from the surface. μ2 का नाम रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। बताइए क्लियर है क्या? डंडन डंडन है क्या? देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब इसी में वेलोसिटी वाले सवाल भी बनते हैं कि चिड़िया मछली दोनों चल रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको भी उसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। एस μ2 by μ1 बराबर μ2 by μ1 बराबर v by u। तो v बराबर हो जाएगा μ2 by μ1 इंटू यू। दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv by dt μ2 by μ1 बाहर आ जाएगा, du by dt। अब देखिए dv by dt क्या है? ये इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। डिस्टेंस कहां से है? फ्रॉम सरफेस। सोचिए देखिए, μ2 by μ1, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की देगा। विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस क्यों लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि u और v आपने नापा कहां से था? u और v आपने नापा कहां से था? वो आपने नापा था सरफेस। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है ये वेलोसिटी टर्म में। अलग से कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो आप इस पे क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन से ही बात समझ में आएगी। सारे फंडे एक जैसे हैं। वापस से लेक्चर को सुनिए, फिर से समझिए, अपने आप आ जाएगा। ये मछली चिड़िया, बर्ड की वेलोसिटी मान लीजिए आप, बर्ड आ रही नीचे 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और मछली है यहाँ, मछली जा रही है ऊपर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से अपवर्ड। आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बर्ड
एज अपीयर टू फिश बताइए। अब आप इसमें उलझ जाएंगे तो उलझ जाएंगे, और आपने अगर फंडामेंटल चला तो मजा आ जाएगा। बहुत फंडामेंटल चलिए, कौन ऑब्जर्वर है कौन ऑब्जेक्ट है पहले इसका पता लगाएं। यू भी तो चाहिए नहीं क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं, वेलोसिटी चाहिए। आराम से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें और बताइए कि ऑब्जेक्ट और इमेज कौन है। आराम से, velocity of bird as appear to fish, as appear to fish, इसका मतलब बेटा जी फिश, ऑब्जर्वर, बर्ड, ऑब्जेक्ट। अगर बर्ड ऑब्जेक्ट है तो एक डर तो हट गया कि रेस कहां से स्टार्ट होंगी, ऑब्जेक्ट से। पहले इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ईशान सांडिल्य, निशांत कुमार, परमानंद, कल्प जैन, वी हैव टू फाइंड v और u। बेटा ना हमें v फाइंड करना है ना u फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। ओके कल्प, एनी डाउट एनी डाउट? बेटा वेलोसिटी का क्वेश्चन है कल, ठीक है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस mu2 by mu1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस। आराम से लिखिए इसको और यूज करिए। mu2 रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गए बताइए, 4/3, तो mu2 4/3, तो दूसरा स्वाभाविक 1 होगा। इसको खोल लीजिए, vo माइनस vs, इसको खोल लीजिए vi माइनस vs। बताइए क्या सरफेस चल रही है क्या? ना 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 ना, सरफेस तो रेस्ट में है, तो सरफेस रेस्ट में है 4/3। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है बर्ड, ऑब्जेक्ट है बर्ड। बर्ड की बताइए 12, 12 नीचे की तरफ है -12j, सरफेस की 0, तो vi 4/3 इंटू -12j माइनस का 16j। ये क्या आया, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। अभी कहीं फिश का नाम ही नहीं आया, अभी कहीं फिश का नाम ही नहीं आया, फिश का नाम ही नहीं आया। अब एज अपीयर टू फिश, रिलेटिव वेलोसिटी, velocity of A as seen by V, relative velocity of A with respect to B, velocity of A as appear to B, it means relative velocity, it means relative velocity, it means relative velocity। अब हमसे पूछा गया है, हमें यह पूछा गया है velocity of bird appear to fish। तो पहली बात तो बर्ड दिखेगी नहीं उसको, बर्ड की क्या दिखेगी, इमेज, वो आपने निकाल लिया। तो रिलेटिव का फॉर्मूला तो था वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, ये होता है एज अपीयर टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज अपीयर टू फिश, फिश पीछे आएगा, that is velocity of image of bird fish
इमेज ऑफ बर्ड कितना आया, -16, और फिश ऊपर जा रही है +12। बताइए बताइए, वो तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से करिए, फिर मजा आएगा। सही, बढ़िया। तो देखिए फंडामेंटल सोच वही लगा दें आप, देखिए फंडामेंटल सोच में कोई अंतर नहीं आ रहा, फॉर्मूला वही है, μ2/μ1। अब यहाँ u भी डिस्टेंस ना होकर क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, वही सेम। बताइए क्लियर है क्या? अजय सर मजा आ गया सर, हिमांशी, परमानंद, कल जैन, कल समझ में आया बेटा, टफ तो नहीं लगा, परफेक्टली क्लियर हो गया। मनीष का मालवीय है। सौरभ सुमन कह रहे हैं सर v और u की जगह वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इसलिए है क्योंकि u और v सरफेस से नापे हैं, तो आपने वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस आएगा। ईशान एंजॉयबल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पटेल, चले बढ़े आगे क्या, यहाँ तक कोई डाउट? आवाज सही आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो कोई दिक्कत तो नहीं? स्लाइड सब सही है? देव दनादन दन है क्या? चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं जिसे बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट देखिए, अब वैसे तो इसका फॉर्मूला ही है, पर अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे ना, तो आपको फॉर्मूले की और फील आ जाएगी, और फील आ जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशुतोष कह रहे हैं सर बहुत एनफ प्रॉब्लम आप करा रहे हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। फिजिक्स तो बेटा क्वेश्चन से ही समझ में आती है, इसलिए तो सब बातें बतानी पड़ती है, और रटने का कोई काम ही नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो हो गया। अब ये ग्लास स्लैब है जिसकी जो मोटाई है वो है टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये आपकी आंख है, ऑब्जर्वर है। अब फील लीजिए क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, होमवर्क आप चालू कर दें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, लेंस वाला पूरा कर लीजिए, प्लेन सरफेस के क्वेश्चन चालू कर दीजिए, बिल्कुल मॉड्यूल से कर सकते हैं, बड़े बच्चे हैं, कहीं मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। चलिए सत्य, सत्य प्रकाश। अब समस्या ये है कि आप इस बात को समझिए, जैसे ये ग्लास मेरे सामने है, तो मुझे ना जहां ग्लास है वही दिखाई दे रहा है, मुझे किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो रहा, मुझे किसी तरह आंखों का धोखा नहीं हो रहा। तो सर क्या आंखों का धोखा होता है क्या? हाँ होता है ना,
हाँ होता है ना, अगर कॉइन पानी में है और आप हवा से देख रहे हो तो आंखों का धोखा होता है ना। इस सवाल में देखिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में आपने ग्लास की स्लैब डाल दी, तो ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी और जो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी और जो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, वो उसको ग्लास स्लैब से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब वो ग्लास स्लैब से होकर गुजरेगी, जब वो ग्लास स्लैब से होकर गुजरेगी तो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रेज आपके आंखों में आएंगी वो बैंड होकर आएंगी। और जब आंखों में रेज बैंड होकर आती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आती हैं, तो हमें कभी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती, कभी हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, हमें क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगी। क्या बच्चों बिल्कुल वैसी बात यहाँ हो रही है? बिल्कुल वैसी बात यहाँ हो रही है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक ग्लास स्लैब आ गई है। अब आपको, अब ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई देगी। डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह लो तो आपको मजा आ जाएगा। मैं करवाता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। देख, बात करते हैं स्टेप नंबर 1, रिफ्रैक्शन फ्रॉम पी क्यू। फॉर्मूला वही, म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर वी बाई यू। आप देखिए बहुत तसल्ली से, ऑब्जेक्ट से आप एक रे स्टार्ट करिए। आपने ये ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हुई, यहाँ आपने एक नॉर्मल खींचा। आप मुझे बताइए ये रे रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और किस मीडियम में जाएगी आप बताइए। रिफ्रैक्शन के बाद ये किस मीडियम में गई? रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में गई? ये गई ग्लास स्लैब के अंदर। इसका मतलब ये म्यू आई एयर से थी, वी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस से एक्स, तो v बराबर आएगा म्यू एक्स। ये पहली सरफेस ने क्या बना दी? इमेज। और आप खुद देख सकते हैं म्यू एक्स है, एक्स से ज्यादा। और अगर आप सही डायग्राम बनाएंगे तो आपको फील भी आ जाएगा। इसको आप पीछे बढ़ाएं, टक 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 टक, तो इमेज पीछे बनेगी और वो बनेगी म्यू इंटू एक्स। बताइए क्या पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सरफेस आर एस। स्टेप नंबर 2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम ये कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है। ये हमें पूछने की जरूरत ही नहीं कि टॉपिक कब खत्म होगा, अपने आप अच्छी तरीके से समय पर पूरा हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ अभी पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। अपने आप सिस्टमेटिक चल रहा है बिल्कुल। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप तैयार करते जाइए। मॉडर्न फिजिक्स आज शाम से अजीत सिंह पवार चालू कर देंगे। एएसपी सर जबरदस्त, किंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, किंग ऑफ फ्लूइड, किंग ऑफ मैकेनिक्स। तो एएसपी सर आज आपसे मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे शाम से। शानदार जबरदस्त पढ़ाते हैं। कई लोग आप पढ़े हुए होंगे, बहुत जबरदस्त शानदार पढ़ाते हैं। सही बात है। तो शाम से आपकी मॉडर्न फिजिक्स चालू हो जाएगी। यहाँ भी ऑप्टिक चली रही है, बिल्कुल साथ साथ खत्म करेंगे। जैसे कोई फ्री होगा टीचर फिर सेमीकंडक्टर स्टार्ट करवा देंगे। सही है।
बिल्कुल बिल्कुल, खतरनाक पढ़ाते हैं अमन चतुर्वेदी कहते हैं, बिल्कुल मुझे पता है अमन से, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2, अब अगर मुझे आप ध्यान से बताएं तो ये जो ग्रीन वाली रे है ये जाके इस पे इंसिडेंट होगी। आप मुझे ध्यान से बताएं, सरफेस आरएस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? सरफेस आरएस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? और मैंने आपको सिखाया था ऑब्जेक्ट आप और मैं, ऑब्जेक्ट आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे डिसाइड करती है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे डिसाइड करती है, और इंसिडेंट रे है ग्रीन, और ये कहां से आती हुई लग रही है, कहां से आती हुई महसूस हो रही है? आई से, I1 बोलते हैं। और पुराना कॉन्सेप्ट, पहले के द्वारा बनाई गई इमेज अगले के लिए क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ गलती होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, μ2/μ1 बराबर v/u, फिर से लगाइए और μ2 का नाम समझिए। μ2 का कहीं मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है, कहाँ है, किधर है। μ2 है एनर्जी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई। देखिए अब बात करेंगे आप आरएस से, तो आरएस से रिफ्रैक्शन के बाद ईमानदारी से बताइए एनर्जी कहाँ गई? आरएस से रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी कहाँ गई? बता दीजिए। μ2 का एक ही नाम है बच्चों, μ2 का एक ही नाम है, रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी कहाँ गई? 1 में गई। तो μ2 1 म्यू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी नापी जाएगी सरफेस से, ये है ऑब्जेक्ट, ये है टी, तो बताइए कितनी हो जाएगी? टी प्लस म्यू एक्स। जिस सरफेस से लेते हैं दूरी हमेशा उस सरफेस से नापते हैं, टी प्लस म्यू एक्स। मुझे पता है ये डेरिवेशन काम का नहीं है, पर आप इतनी बातें सीख जाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। दिस इज द फाइनल इमेज। और कहां से? आपसे, मेरे से, या सरफेस आरएस से? आरएस से। दिस इज द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, दिस इज द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। यही तो फॉर्मूले की फील है कि जब जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जब जब आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको μ2 μ1 ऑब्जेक्ट, हमेशा सरफेस से, μ2 का नाम, एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद किस मीडियम में गई। कोई फेलियर नहीं है, हर तरह का प्रश्न सॉल्व होता है, हर तरह का प्रश्न सॉल्व होता है। अब शिफ्ट कितना हुआ उस बात को आप फील करिए, शिफ्ट कितना हुआ वो देखिएगा। शिफ्ट की फील दिलाता हूं मैं आपको। ये ग्लास स्लैब, बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट था यहाँ, कितनी दूरी पे था? x, x, ये कितनी थी? t। फाइनल इमेज बता रहा हूं, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज यहां बनी थी, कितनी दूरी पर? दूरी आप देख सकते हैं, दूरी, दूरी t/μ प्लस एक्स, t/μ प्लस एक्स, कहां से, कहां से, कहां से? आरएस से, t/μ प्लस एक्स। मुझे चाहिए ये, कितना शिफ्ट हुआ, मुझे ये चाहिए। बताइए कितना शिफ्ट होगा? ये x है, ये t है, तो इस पूरे में से घटा दें तो शिफ्ट आ जाएगी क्या? इस पूरे से घटा दें, शिफ्ट आ जाएगी क्या? बताइए कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी शिफ्ट? बताएं कितनी आएगी? x प्लस टी माइनस t/μ प्लस एक्स, एक्स प्लस टी माइनस t/μ माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, t 1 माइनस 1। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। शिफ्ट t 1 माइनस 1/2।
और ध्यान रखिए एनर्जी कहां से कहां जा रही थी, एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल रही थी, ये रे निकल रही थी, एनर्जी ऐसे जा रही थी। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। और ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट आपका एयर में है, ऑब्जर्वर भी एयर में है, उसके बाद भी शिफ्ट हुआ, क्यों क्यों, क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब थी। बताइए क्लियरिटी है क्या। एक खास बात जो डेरिवेशन के लिए जो हमने 10 मिनट खर्च किए, वो एक एम्स का क्वेश्चन था, क्या शिफ्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है क्या। मैं आपको डायरेक्ट बताता तो मजा नहीं आता कल आपको, इसलिए डेरिवेशन समझाया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी एक्स, क्या आंसर में कहीं भी एक्स आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी एक्स, आंसर में कहीं भी एक्स नहीं आ रहा, इसलिए जो नॉर्मल शिफ्ट होती है, जो नॉर्मल शिफ्ट होती है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। क्या ये बात क्लियर है क्या। हाँ बिल्कुल, स्लैब की थिकनेस और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लैब की थिकनेस और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसकी मोटाई है 6 सेंटीमीटर, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है 12 पर, यहां से आप देख, तो पहली बात आपको ऑब्जेक्ट कहाँ, क्या 12 पे दिखाई देगा क्या, 12 पे दिखाई देगा क्या आपको, नहीं वहां दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या है, स्लैब है। तो अब आप क्या निकालो, शिफ्ट, शिफ्ट कितनी होगी, टी 1 - 1/μ, टी 6, म्यू 3/2, 6 1 - 2/3, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। अब कहाँ होगा 2 सेंटीमीटर शिफ्ट, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर वो इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है। तो वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है, एनर्जी फ्लो ऐसी है, तो इसको जो धक्का लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट लगेगा। इसका मतलब अगर आप डायग्राम बनाने की फील करें, तो जो ऑब्जेक्ट यहां था 12 पे, अब वो 2 सेंटीमीटर आगे दिखाई देगा। बताइए क्लियर है क्या, दंडना दंडन है क्या। मेहुल शर्मा, बताइए। तो मैंने आज की क्लास में आपको रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की काफी सारी बातें करी, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, क्वेश्चन करिए और अच्छे से मेहनत करिए, कल इस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे।
मैंने पहले आपको एपरेंट डेप्थ पढ़ाया, फिर आपको 2 लिक्विड वाला सवाल बताया, एक माइक्रोस्कोप वाली बात बताई, फिर ये बड़ा फेमस सवाल बबल को एक तरफ से देखने वाला, ये समझाया, चिड़िया मछली वाले सवाल बताए, चिड़िया मछली के पास वेलोसिटी हो तो वो वाले सवाल देखे, और फिर स्लैब वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आज कोई डाउट है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर था क्या आज? बता दीजिए। सब क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, सब सही। अभिषेक पटेल।